नमस्कार। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में। अभिलेख अर्थात खोदे गए लेख या उत्कीर्ण कराए गए लेख। सम्राट अशोक के द्वारा अपने साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर जो लेख खुदवाए गए, उन्हीं अभिलेखों के बारे में, उन्हीं लेखों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मौर्य वंश के प्रतापी राजा सम्राट अशोक के द्वारा ही सर्वप्रथम इन लेखों को खुदवाने की परंपरा आरंभ की गई और इन्हीं के द्वारा इतने बड़े व्यापक स्तर पर इन लेखों को खुदवाया गया। अलग अलग तरीके से, कहीं पर बड़ी शिलाओं पर, बड़े बड़े पत्थरों पर, कहीं पर बड़े बड़े स्तंभ बनवाकर, पिल्लर बनवाकर, या कहीं पर गुफाओं का निर्माण कर कर उनके ऊपर जो लेख लिखवाए गए, इस तरीके से अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीकों से उन्होंने इन लेखों को उत्कीर्ण कराने का कार्य किया। मोटे तौर पर हम सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख से तात्पर्य है शिलाओं पर लिखे हुए लेख। शिला अर्थात बड़ा पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो लेख लिखवाए गए उन्हें हम नाम देते हैं शिलालेख। स्तंभलेख, जो स्तंभों पर लेख लिखवाए गए, बड़े बड़े पिल्लर बनाए गए, स्तंभ बनाए गए और उनके ऊपर जो लेख खुदवाए गए उन्हें हम नाम देते हैं स्तंभलेख। और गुहालेख, गुहा का मतलब है गुफा। मौर्य राजाओं द्वारा बड़ी बड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया गया और उन गुफाओं के ऊपर जो लेख खुदवाए गए उन्हें हम नाम देते हैं गुहालेख। शिलालेख, शिलाओं पर खुदवाए गए लेख। स्तंभलेख, स्तंभों पर लिखवाए गए या खुदवाए गए लेख। और गुहालेख, गुफाओं पर खुदवाए गए लेख। शिलालेखों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं: वृत्त शिलालेख और लघु शिलालेख। वृत्त शिलालेख अर्थात जो बड़े शिलालेख हैं और लघु शिलालेख जो छोटे शिलालेख हैं। उसी प्रकार स्तंभ लेखों में वृत्त स्तंभलेख जो बड़े स्तंभलेख हैं और लघु स्तंभलेख जो छोटे स्तंभलेख हैं। वृत्त शिलालेख टोटल 14 हैं जो हमें अलग अलग 8 स्थानों से मिले हैं और वृत्त स्तंभलेख टोटल 7 हैं जो हमें अलग अलग 6 स्थानों से मिले हैं। इन दोनों का वीडियो अलग से बनाया गया है। 14 वृत्त शिलालेखों का और 7 वृत्त स्तंभलेखों का वीडियो अलग से बने हुए हैं, जिनके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। आप वहां से इनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लघु शिलालेख के बारे में, लघु स्तंभलेख के बारे में और 3 गुहालेख के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लघु शिलालेखों के बारे में। लघु शिलालेखों से हमें सम्राट अशोक के धम्म और उनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी प्राप्त होती है और ये शिलालेख हमें छोटे छोटे रूप में अलग अलग स्थानों से, उनका जो साम्राज्य था उसके अलग अलग स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। व्यक्तिगत जीवन की जानकारी देने वाले अभिलेखों में सबसे प्रसिद्ध है बैराट का शिलालेख, या जिसे हम भाब्रू का शिलालेख भी बोलते हैं। बैराट और भाब्रू दोनों एक ही बात है, जगह का नाम है, जिसे वर्तमान में विराटनगर के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के जयपुर जिले में ये स्थित है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा है विराटनगर। तो इस बैराट शिलालेख से ही हमें अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। अर्थात अगर हमसे पूछा जाए कि किस शिलालेख से हमें ये प्रमाण मिलता है या कि किस शिलालेख से ये बात सिद्ध होती है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो वो शिलालेख है बैराट या भाब्रू का शिलालेख। उसी प्रकार मास्की जो कर्नाटक में स्थित है, इस अभिलेख में हमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम, क्योंकि जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें अशोक नाम का वर्णन न मिलकर मुख्य रूप से देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी ऐसे नामों का वर्णन मिलता है। लेकिन सर्वप्रथम जिस शिलालेख में हमें स्पष्ट रूप से अशोक नाम का उल्लेख मिला है वो है मास्की। उसके बाद गुजर्रा, नेतूर, उदयगोलम दोनों ही कर्नाटक में हैं, गुजर्रा एमपी है। इन अभिलेखों में भी हम
अशोक के नाम के उल्लेख के प्रमाण मिले हैं। अर्थात सर्वप्रथम मास्की शिलालेख में अशोक के नाम का स्पष्ट वर्णन है। इसके अलावा गुजर्रा, नेतुर और उदयगोलम, इन शिलालेखों में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। बाकी दूसरे शिलालेखों में मोस्टली अशोक नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके नाम पर उसकी उपाधि के रूप में या उसके समानांतर दूसरे नाम का वर्णन उनमें मिलता है। इसके अलावा लघु शिलालेख जो हमें उनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी देते हैं, सहसराम बिहार में, येरागुडी आंध्र प्रदेश में, गवीमठ और पलकीगुडू दोनों ही कर्नाटक में, इनसे भी हमें सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। धम्म के बारे में जानकारी देने वाले सिद्धपुर, जतिंग, रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, ये सभी के सभी कर्नाटक में हैं। इनसे हमें धर्म या धम्म की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के जो भी अभिलेख हैं वो अभिलेख मुख्य रूप से मागधी प्राकृत में लिखे गए हैं। मतलब इन अभिलेखों की जो भाषा है वो मागधी प्राकृत है और इनको लिखने की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है मोस्टली। इसके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन इसके अलावा खरोष्टी, यूनानी, अरेमाइक, मतलब टोटल कुल 4 लिपियों में इनके अभिलेख खुदवाए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो इनके अभिलेख खोदे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में। इसके अलावा शहबाजगढ़ी और मानसेरा जो दोनों ही शिलालेख हमें पाकिस्तान से मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में खुदवाए गए हैं। इसके अलावा कंधार से सरेकुना ऐसे कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये यूनानी और अरेमाइक लिपि में लिखवाए गए हैं। लेकिन मोस्टली इनके जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में खुदवाए गए हैं। अब हम बात करते हैं लघु स्तंभ लेखों की। अर्थात 7 व्रत स्तंभ लेख अलग हैं जो हमें अलग अलग 6 स्थानों से मिले हैं। उनके अलावा जो छोटे स्तंभ लेख हैं उनमें रूमंदेई और निगलवा दोनों ही स्तंभ लेख नेपाल में स्थित हैं और दोनों ही इन स्तंभ लेखों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक के द्वारा इन तीर्थ स्थानों की यात्रा की गई थी। रूमंदेई और निगलवा दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से है, महात्मा बुद्ध से है और सम्राट अशोक के द्वारा इन तीर्थ स्थानों की, बौद्ध से संबंधित इन स्थानों की यात्रा की गई थी और उस यात्रा की जानकारी हमें इन स्तंभ लेखों से मिलती है। दोनों के दोनों नेपाल में स्थित हैं, रूमंदेई भी और निगलवा भी। सांची स्तंभ लेख एमपी में स्थित है और इस सांची स्तंभ लेख में महामात्र जो सम्राट अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए थे, इनको संघ में होने वाली फूट को रोकने का आदेश दिया गया है और उस आदेश का वर्णन हमें इस सांची स्तंभ लेख में ही मिलता है। अर्थात सम्राट अशोक के द्वारा इस स्तंभ लेख में महामात्राओं को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि आप संघ में होने वाली फूट को रोकें। अर्थात जो बौद्ध संघ है उसमें किसी प्रकार की फूट पैदा नहीं हो। इसके अलावा सारनाथ स्तंभ लेख जो यूपी में स्थित है, ये एक तरीके से मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। सारनाथ स्तंभ मौर्य काल की जो कला थी, जो आर्किटेक्चर था, उसका सर्वश्रेष्ठ नमूना है सारनाथ स्तंभ लेख। इसके अलावा कौशाम्बी स्तंभ लेख जो यूपी में स्थित है, इस कौशाम्बी लेख में अशोक की रानी कारुवाकी, उसके द्वारा जो बौद्ध संघ को जो दान दिया गया है उस दान का वर्णन इस स्तंभ लेख से हमें मिलता है। दीवर या तीवर जो उसका पुत्र था, उसकी माँ का नाम था कारुवाकी और उसने बौद्ध संघ को कुछ दान दिया था। अब उस दान का वर्णन हमें इसी स्तंभ लेख में मिलता है, कौशाम्बी स्तंभ लेख जो यूपी में स्थित है। इस प्रकार रूमंदेई और निगलवा नेपाल में, सांची एमपी में, सारनाथ यूपी में और कौशाम्बी भी यूपी में। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कला की दृष्टि से वो है सारनाथ स्तंभ लेख जो यूपी में स्थित है।
अब हम बात करते हैं गुहा लेख की। गुहा लेख जो गुफाओं पर लेख खुदवाए गए हैं। सम्राट अशोक के द्वारा जिन गुफाओं पर लेख खुदवाए गए, ऐसी टोटल 3 गुफाएं हैं। और ये गुफाएं बिहार राज्य के बराबर पहाड़ियां हैं, गया जिले में। वहां पर ये टोटल ऐसी 4 गुफाएं बनवाई गई थी मौर्य सम्राटों के द्वारा, जिनमें सुदामा गुफा है, विश्व झोपड़ी गुफा है, कर्ण चौपड़ गुफा है या लोमस ऋषि गुफा है। इन 4 गुफाओं में से 3 गुफाओं पर सम्राट अशोक के द्वारा लेख लिखवाए गए हैं। एक सुदामा गुफा, एक विश्व झोपड़ी गुफा और एक कर्ण चौपड़ गुफा। मतलब मौर्य राजाओं के द्वारा टोटल 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया, लेकिन जिस गुफाओं पर सम्राट अशोक के द्वारा लेख खुदवाए गए, ऐसी गुफाएं कुल 3 थी: सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपड़। और जो लोमस ऋषि की गुफा है वो लेख विहीन है, मतलब उस पर कोई भी लेख खुदा हुआ नहीं है। अभी इन गुफाओं का निर्माण क्यों किया गया? ये गुफाएं जो थी उस समय का आजीवक संप्रदाय, मखली पुत्र गोसाल जिसके संस्थापक माने जाते हैं, उन आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए ये गुफाएं दान में दी गई थी। आजीवक एक संघ, एक संप्रदाय था जिसके संस्थापक मखली पुत्र गोसाल माने जाते हैं। उस आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया था और ये बनाकर ये गुफाएं उनको दान में दी गई थी। इस प्रकार इन गुहा लेखों से भी हमें सम्राट अशोक की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेख जो शिलाओं पर लिखे गए लेख हैं, स्तंभ लेख जो स्तंभों पर लिखे गए लेख हैं और गुहा लेख जो गुफाओं पर लिखे गए हैं। शिलालेख में 14 बड़े शिलालेख हैं और स्तंभ लेखों में 7 बड़े स्तंभ लेख हैं। 14 व्रत शिलालेख हमें 8 अलग अलग स्थानों से मिलते हैं। 7 व्रत स्तंभ लेख हमें अलग अलग 6 स्थानों से मिलते हैं। और गुहा लेख जो टोटल 3 गुफाओं पर लिखे हुए लेख हैं।